दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और लाजवाब होंगे। देखो, एक बहुत ही बुरी खबर सुनने में आया हमें। 19 मई की जो खबर थी कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। और यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। किसी देश का राष्ट्रपति ख़त्म हो जाना मतलब उस देश की संपदा है, वो उस देश की प्रॉपर्टी है, उस देश के प्रतिनिधित्व करने वाले एक लीडर है, एक नेता है। और उनकी मृत्यु होना उस देश का बहुत बड़ा नुकसान है, उस देश का बहुत बड़ा अपमान है और बहुत बड़ी क्षति है। देखो, ये खबर सुन कर के देखो मेरे को कहीं ना कहीं मुझे इस बात का काफ़ी दुख पहुंचा। क्योंकि देखो, एक चीज़ क्या है कि ईरान के साथ हमारा संबंध भी काफ़ी अच्छा है। अभी जैसे आपने देखा कि चाबहार पोर्ट के ज़रिए हम तेलों का निर्यात करते हैं, आयात करते हैं। तो दरअसल मेरा कहने का मतलब है अच्छा संबंध रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, जो इससे पहले की जो घटनाएं घटी हैं वो घटनाएं ऐसी रही हैं जैसे कि आपने देखा कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया और फिर पहले इजराइल ने स्टार्ट किया। तो दरअसल क्या है कि इसके बाद से ही सुगबुगाहट लग रही थी, क्योंकि राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी उसके बाद हुई थी। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक परमाणु शक्तिशाली देश है। तो ऐसे ऐसे भय था ऐसे ऐसे भय था और ऐसा आशंका थी कि इजराइल और अमेरिका और ब्रिटेन ये देश शांत नहीं बैठ सकते हैं। क्योंकि देखो मेरे भाई, इतिहास आप उठा के देख लो कि अभी तक जितने भी युद्ध हुए हैं, प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, 1939 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध, 7 डेज वार जो हुई थी इजराइल और 5-7 देशों के साथ, 7 देशों के साथ, उसमें 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, चाहे 1965 का युद्ध हो, 1999 का युद्ध हो, चाहे 2001 में जब 9/11 का हमला हुआ था अमेरिका में और जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया गया था, तो उस पर उसके बाद में जो ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ उसमें भी अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट रही है। और 1992 1991 में जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था, सोवियत संघ के टुकड़े हुए थे, जिसकी मदद, तालिबान की मदद अमेरिका ने ली थी और उसके माध्यम से सोवियत संघ को 14 टुकड़ों में बांटा गया था। जो कि क्यों बांटा गया था? देखो मेरे भाई, अमेरिका 1776 में आज़ाद हुआ ब्रिटेन से, और आप यह समझिए कि अमेरिका अपनी दुनिया में अपने दबदबे को किसी भी कीमत पर डाउन नहीं होने देगा और अपने आर्थिक साम्राज्य, अपनी शक्ति को, अपने दबदबे और अपनी उस पावर को किसी भी कीमत पे के साथ, किसी भी कीमत में वो कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाला। जो भी उसके मुकाबले आएगा, या तो उसको चाहे उसको उसके उस देश के टुकड़े करने पड़े, चाहे उसको कोई भी कदम उठाना पड़े, वो एक्शन लेगा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि सबसे समझदारी का अगर कोई देश है जो समझदारी के साथ चल रहा है, वो यूएई है। आपने देखा कि यूएई ने यह अड़ियल तरीका नहीं अपनाया कि हम बाकी लोग काफिर हैं, हम उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम अपने यहाँ मदरसा वाली ही शिक्षा ही केवल रखेंगे। नहीं, वो बाकी देशों को मौके दे रहा है कि हमारे यहाँ पर आकर के बिजनेस कीजिए, टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहा है, डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है। अब अभी आपने देखा कि यूएई में हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन हुआ। अब यूएई में हिंदू मंदिर का उद्घाटन होने से सबसे ज़्यादा यूएई के लोगों को फ़ायदा है। कितनी बड़ी जनसंख्या के लोग वहाँ पर जब ईरान में जाएंगे तो वहाँ दर्शन करेंगे ही करेंगे। जब कोई दर्शन करने जाता है तो केवल दर्शन ही नहीं करता है, वो आसपास के प्रतिष्ठानों से आसपास के शॉप से, वहाँ से परचेसिंग भी करता है, ट्रैवल भी करता है। इसकी वजह से वहाँ
मनी का सर्कुलेशन बढ़ता है, फॉरेन मनी आती है, तो उस देश का बहुत आर्थिक विकास होता है, वह देश शक्तिशाली होता है। लेकिन यही अपोजिट में आप देखा जाए पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको जिसने चाहा उसने इस्तेमाल किया, और अमेरिका पूरी दुनिया पे कंट्रोल करने के लिए उसके कुछ अड्डे बने हुए हैं। जैसे मिडल ईस्ट में इजराइल उसका एक अड्डा है, ठीक है, और साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, चाइना को कंट्रोल करने के लिए, म्यांमार को कंट्रोल करने के लिए, अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, इन देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौन सा देश है? पाकिस्तान। ये सोच लो कि इस देश का कोई भरोसा नहीं, इस देश के नेताओं का कोई भरोसा नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है, 1947 से यह देश जब आज़ाद हुआ, भारत और पाकिस्तान, उनमें एक भी ऐसी सरकार नहीं रही जिसने 5 साल का पूरा टर्म पूरा किया हो। 5 साल अपनी सरकार चला ही नहीं पाई कोई भी। तो कितनी बेशर्मी की बात है कि जो देश को आज़ाद हुए 75 साल हुआ हो, वह देश अपने यहाँ पर 5 साल का पूरा टर्म भी ना पूरा कर पाया हो, कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का टर्म भी ना पूरा कर पाया हो। और तो वह दूसरे देशों से क्या उम्मीद कर पाएगा जो खुद ही स्टेबल नहीं है। तो क्या करना चाहिए? देखो, मेरा कहने का मतलब है कि खास करके इंडिया को देखो, इंडिया में अपने यहाँ पर अमेरिका की तरक्की में इंडियंस का बहुत बड़ा हाथ है। जो इंडिया के क्रीम हैं, मतलब आपके यहाँ 21 IITians हैं, IIT कॉलेज है, IIT हैं, और जितने भी IIT हैं, IIM हैं, जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, एम्स हैं, जितने भी अच्छे प्रतिष्ठान हैं, या जितने भी अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर्स हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, वो अपने देश में ना काम करके वो अमेरिका में जा कर के काम कर रहे हैं। मेरी रोज़ बात होती है, मैं केवल कैंडिडेट को सबमिट ही नहीं करता हूँ 2-4 मिनट में, मैं कैंडिडेट से 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, 3-3 घंटे उनसे बात करता हूँ। ना ही उनसे मैं केवल जॉब से रिलेटेड बात करता हूँ, मैं उनसे जो डिस्कशन करता हूँ, वो जो डिस्कशन है वहाँ के आर्थिक पृष्ठभूमि, वहाँ की इकोनॉमिक जो है संरचना, और वहाँ के जो एजुकेशन पॉलिसी है, वहाँ के जो पॉलिटिकल पॉलिसी है, मैं उन पर भी डिस्कस करता हूँ कि मैं आइडिया लेकर के देखूँ कि अपने देश में क्या परिवर्तन किया जा सकता है, वो क्यों एडवांस हैं, वो क्यों इतना आगे हैं। इन बातों पर मैं भी चर्चा करता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, अपने यहाँ के लोग ही अमेरिका को शक्तिशाली बना रहे हैं। वहाँ के लोगों का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। अपने यहाँ के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, अपने यहाँ के जो पढ़े लिखे लड़के हैं, वो वहाँ पर उन टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। उन टेक्नोलॉजी पर अगर यहाँ का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बंदा जो है वहाँ पर जाके किसी कंपनी में काम करता है, तो अपने यहाँ का बंदा सॉफ्टवेयर बनाता है अमेरिका में, और इंडिया में सॉफ्टवेयर बेचा जाता है। वहाँ पर अपने यहाँ का बंदा ही अमेरिका में जाके टेक्नोलॉजी क्रिएट करता है, या टेक्नोलॉजी पे काम करता है, या मशीनें बनाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करता है या टेक्नोलॉजी और नया तकनीक डेवलप करता है, वो इंडिया को बेचा जाता है। तो एक तरफ हमारा पढ़ाया हुआ, हमारे यहाँ पर इंडिया के लोगों ने जो टैक्स के पैसे से IITians को पढ़ाया गया, जो बच्चे अपने देश में सेवा करना चाहिए वो अमेरिका में जाके सेवा कर रहे हैं, और सेवा वहाँ करने के बाद में जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं उल्टा हमारे देश में बेच रहे हैं। कितना बड़ा नुकसान है। देखो, केवल नरेंद्र मोदी का आना केवल मुस्लिम देश जितने हैं उनके लिए ही नहीं फ़ायदा है। मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी का आना इस देश के लिए फ़ायदेमंद है। सभी जो हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं, ये सभी पूरी दुनिया के लिए फ़ायदा है। और भारत को एक शक्ति के रूप में उभरना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। यदि आपका अमेरिका जैसे देशों के साथ आप मुकाबला करना चाहते हैं और अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं, देखो, अगला दुश्मन जो है अमेरिका का वो चाइना है, कहीं ना कहीं चाइना ही है। और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता है। पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है, जैसा कि अफ़गानिस्तान का इस्तेमाल किया रसिया को तोड़ने में।
आप क्या समझते हो? आपको लगता है कि यूक्रेन लड़ रहा है रसिया से? नहीं, यूक्रेन के पीछे खड़ा हुआ है अमेरिका। नहीं तो यूक्रेन की कोई औकात नहीं थी, रसिया उसको 2 दिन के अंदर कब्जा कर लेता। लेकिन उनको हथियारों की सप्लाई करना, टेक्नोलॉजी की सप्लाई करना, उनको पैसों की मदद करना, ये अमेरिका कर रहा है। तो यह बात पूरी तरीके से स्पष्ट है कि अमेरिका किसी का साथी नहीं है। वो खुद की सत्ता के लिए, खुद के पावर के लिए वो कुछ भी कर सकता है। आप सभी लोग जो हमें देख रहे होंगे, आप YouTube के माध्यम से हमें देख रहे हैं। YouTube जो है आपका, ये किसने बनाया? ये अमेरिकन्स ने बनाया। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। फेसबुक, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, अमेरिका में है। व्हाट्सअप, फेसबुक ने लिया है, ये भी अमेरिका का है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो, वो भी अमेरिका का है। आप जो गूगल सर्च करते हो, उसका भी ऑफिस अमेरिका में है। आप के ऊपर सैटेलाइट की निगरानी हमेशा रहती है। अमेरिका की इतनी हाई डेफिनेशन कैमरे और इतने पावरफुल कैमरे लगे हुए हैं कि पूरा का पूरा पूरी दुनिया पर कंट्रोल अमेरिका का है। आप ये समझिए, हम उनको अपना डाटा दे रहे हैं, हम उनका सब कुछ दे रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है भारत के लिए, मैं बता रहा हूँ कि भारत को प्राइवेटाइजेशन करना ही पड़ेगा यदि अमेरिका का मुकाबला करना है तो। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत तेज़ी के साथ काम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर टेक्नोक्रेट्स निकल रहे हैं, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना पड़ेगा। या बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें खुद शक्तिशाली बनना पड़ेगा। हमारा खुद का सर्च इंजन होना चाहिए, हमारा खुद का गूगल प्ले स्टोर होना चाहिए, हमारा खुद का यूट्यूब के माध्यम से हमारा खुद का चैनल होना चाहिए, हमारा खुद का सोशल मीडिया होना चाहिए। हम किसी पर डिपेंड होना पड़े। हमारा खुद का सैटेलाइट होना चाहिए। जो आज की डेट में टेक्नोलॉजी से शक्तिशाली होगा, वही पूरी दुनिया पर राज करेगा, वही आर्थिक शक्तिशाली होगा और वही पूरी दुनिया में दबदबा बनाए रखेगा। लेकिन ये अमेरिका किसी भी कीमत में करने नहीं देगा। इंडिया को पाकिस्तान से लड़ाएगा, पाकिस्तान इंडिया को चाइना से लड़ाएगा, ठीक है। और पाकिस्तान को गिराने के लिए अफ़गानिस्तान का इस्तेमाल करेगा। एक दूसरे को लड़ाई झगड़े उसमें फंसाए रखेगा कि ताकि आप अपनी तरक्की ना कर पाएँ। तो आज की इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगा, और यह चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। मैं किसी भी कीमत पर इस चीज़ को प्रमोट नहीं करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें अगर अमेरिका या इन देशों ने ईरान के साथ ऐसा किया है, ईरान के राष्ट्रपति के साथ ऐसा हुआ है, तो किसी के देश के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इस्लामिक देश जितने भी हैं, उनको अपना अड़ियल रवैया हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास कुछ भी नहीं है। आप इजराइल के चारों तरफ जितने भी देश हैं, पूरे देश अभी मिल जाएंगे तो इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उनके पीछे अमेरिका और ब्रिटेन खड़े हुए हैं, और इजराइल खुद में बहुत पावरफुल है। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनको अपना अड़ियल रवैया, काफिर, मदरसा और केवल इस्लामिक अप्रोच लेकर के नहीं, सबको एक साथ लेकर के कॉमन अप्रोच के साथ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यह उनके अस्तित्व की लड़ाई है, ठीक है। और हम सभी को मिल कर के चलना चाहिए। हम सभी को सबसे पहले मेरा अपना देश, अपना कंट्री इम्पोर्टेंट है, अपना देश इम्पोर्टेंट है, फिर कोई चीज़ महत्वपूर्ण होती है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई, भारत को स्वयं में सशक्त होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, जो कि मोदी जी कोरोना काल में जान गए। और भारत बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आएगा। और अब चाइना को यदि डाउन करना है तो इंडिया की मदद अमेरिका को लेना पड़ेगा। तो यह बहुत सुनहरा पल है, बहुत सुनहरा टाइम है भारत के विकास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी शानदार होंगे। थैंक यू।